हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है बच्चों कि फिजिक्स में हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। और अगर आपको फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स या फिर रिएक्शंस की सीरीज चाहिए तो उसके लिए आप हमारा विद्या हब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च करना विद्या हब, वहां पर ये सारी सीरीज चलाई जा रही हैं। तो टेंशन ना लो, आपकी बेस्ट तरीके से तैयारी करा रहे हैं। जो भी हो सकता है, जितना भी हम आप सभी के लिए कर सकते हैं स्टूडेंट, उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आज भी मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बनी रहना। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो यार। इन वीडियोस को ज्यादा से शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी हमारी वीडियोस का फ्री में फायदा उठा सके। ठीक है, तो बच्चों देखो, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमारे 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं। ठीक है ना, ऐप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो वहां से इन 70 क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। ठीक है, और जितने भी हो सकते हो क्वेश्चंस में लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कह रहा है कि नति कोण अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नति कोण अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। देखो ये क्वेश्चन तो आप तैयार करोगे, उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज जो कराऊंगा बच्चों उनको भी तैयार करना। ठीक है ना, आप क्या समझते हैं। चलो बच्चों जान लेते हैं नति कोण अथवा नमन कोण होता क्या है। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग आंसर। तो हेडिंग बना लो नति कोण, इसके दोनों नाम आप सभी याद रखना बच्चों। ठीक है, नति कोण अथवा नमन कोण, इंग्लिश में कहते हैं इसको एंगल ऑफ डिप। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। और इससे अगला जो बच्चों क्वेश्चन है वो है दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो मैं एक डायग्राम के थ्रू दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे डायग्राम आपको पहले भी बनवाया जा चुका है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपकी समझ में थोड़ा अच्छे से आ जाए, इसी वजह से हम दोबारा से इस डायग्राम को फ्लो कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी कोई चुंबकीय सुई है, वो अपने केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है। तो मैं यहाँ डैश डैश करके ऊपर की ओर दिखा सकता हूँ बच्चों, ये कोई चुंबकीय सुई है जो कि लटकी हुई है। ठीक है, इसका ये वाला जो है वो एन है, ये एस है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है आपकी बीई। ठीक है बच्चों, ये आप इस तरीके से बनाओगे और आगे थोड़ा सा इसको और दिखाओगे ऐसे करके। सेम आप स्टूडेंट ऊपर करने वाले हो, थोड़ा सा मैं ये करूँगा डायग्राम। ठीक है, आपने ये डायग्राम जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, आपको पहले भी बनवाया जा चुका बच्चों ये डायग्राम। ऐसे करके इस डायग्राम को फ्लो कर लीजिए। तो ये है इसका वर्टिकल एंगल, ठीक है, ये वाला V, और ये इसका हॉरिजॉन्टल H। मतलब BE को दो घटकों में बांटा गया बच्चों, इसका वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इनको आपस में मिला दीजिए। इससे मैं इसको इससे मिला दूंगा ऐसे करके। ठीक है बच्चों, अब डायग्राम थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे बनने वाला है ये। इसको मैं डैश डैश करके थोड़ा सा दिखाऊंगा यहाँ पर, और इसको इससे मिला दूंगा। ठीक है बच्चों, ऐसे करके मिला दीजिए। आपके पास पैमाना होगा, उससे सीधी लाइन खींच के आ जाएगी, खींच लेना। ठीक है, ये मैं इसको इससे मिलाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, आप समझिए बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर दूंगा। ये वाला जो हिस्सा है इसको आप अंडरलाइन कर लेना खुद, ये वाला जो है। तो बच्चों ये जो मैं आपको डैश डैश करके दिखा रहा हूँ बच्चों, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जा सकते, लेकर जाना चाहते हो तो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर और दिखा देना। ठीक है, तो बच्चों ये जो है ये है हमारा चुंबकीय याम्युत्तर। ये क्या है बच्चों, हमारा चुंबकीय याम्युत्तर। ये बच्चों आपको जो मैंने डैश डैश करके दिखाया था बच्चों, ये है आपका भौगोलिक याम्युत्तर। क्या है बच्चों, ये भौगोलिक याम्युत्तर। और ये डेफिनेशंस में आपको पहले ही कराया जा चुका हूं कि चुंबकीय याम्युत्तर क्या होता है, जब आपको चैप्टर वाइज मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों ऊपर की ओर भौगोलिक उत्तर है। क्या है, ये भौगोलिक उत्तर है। और ये जो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है चुंबकीय उत्तर है। ये क्या है, हमारा चुंबकीय उत्तर है। ठीक है, क्लियर है सभी को। यहां पर मैं इसको O मानता हूं। तो ये बच्चों जो ऊपर बनता है ये बनता है आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, मतलब दिक्पात का कोण। तो इसको हम चित्र में अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एंगल, ये वाला केबल, ये होता है थीटा, नति कोण या नमन कोण। अब आप डेफिनेशन कैसे बनाओगे बच्चों, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, समझिए। अब देखो, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसे हम नति कोण अथवा नमन कोण कहते हैं। तो यहां पर आप यही डेफिनेशन लिख सकते हो, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है, क्षैतिज
दिशा के साथ जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है उसे नति कोण, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नति कोण अथवा नमन कोण कहते हैं। डेफिनेशन आप पूरी की पूरी उस डायग्राम से बना सकते हो। नति कोण अथवा नमन कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? थीटा से। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हो बच्चों थीटा कहाँ है हमारा। तो बच्चों ये है हमारा नति कोण। एक चीज मैं यहाँ पर नोट में लिख दे रहा हूँ, आप सभी इसको याद रखना। देखो निरक्ष पर अगर हम नति कोण की बात करेंगे बच्चों, तो निरक्ष पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है और ध्रुवों पर, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या फिर दक्षिणी ध्रुव हो, वहां पर जो नति कोण है बच्चों वो 90 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो निरक्ष पर नति कोण 0 डिग्री, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 0 डिग्री, तथा ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो आपसे अगर पूछे कि नति कोण अथवा नमन कोण या एंगल ऑफ डिप किसे कहते हैं, तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग नति कोण अथवा नमन कोण कहते हैं। और निरक्ष पर बच्चों नति कोण का मान 0 डिग्री होता है और ध्रुवों पर अगर हम नति कोण के मान की बात करेंगे तो बच्चों वो 90 डिग्री होता है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, वो है हमारा दिक्पात के कोण का अर्थ समझाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दिक्पात के कोण का अर्थ समझाइए। दिक्पात के कोण का अर्थ समझाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन तो स्टूडेंट कोई भी बन सकता है, ठीक है, और जो भी बनेगा यार वो सारे आपको करा दिए जाएंगे, उसकी टेंशन मत लेना आप। आंसर दिक्पात का कोण, दिक्पात का कोण इंग्लिश में कहते हैं इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। डेफिनेशन आप पूरी की पूरी वहीं से बना सकते हो जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है। कैसे बनाओगे? देखो स्टूडेंट अल्फा है क्या? ये हमारा चुंबकीय अम्युत्तर है, ये हमारा भौगोलिक अम्युत्तर है, तो इन्हीं के बीच तो कोण बन रहा है। तो किसी स्थान पर चुंबकीय अम्युत्तर तथा भौगोलिक अम्युत्तर के बीच बनने वाले न्यून कोण को, न्यून कोण आप सभी जानते हो, जो एंगल 0 से बड़े लेकिन 90 डिग्री से छोटे होते हैं उनको हम न्यून कोण कहते हैं। तो यहां पर आप यही डेफिनेशन लिखने वाले हो। किसी स्थान पर चुंबकीय अम्युत्तर तथा भौगोलिक अम्युत्तर के बीच बनने वाले न्यून कोण को दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है, दिक्पात का कोण कहते हैं। और चित्र में आप सभी देख सकते हो उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? अल्फा से। तो आप लिख सकते हो चित्र में इसे अब डायग्राम अगर नहीं बना रहे तो वहां लिखकर मत आना कि आप इसे किससे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। इसका कोई रियल वो नहीं है, इंडिकेशन नहीं है कि इसको इसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि दिक्पात का कोड इतना यूज नहीं होता। न्यूमेरिकल्स जब भी मैं आपको कराता हूं तो आप उसमें एंगल ऑफ डिप को देखते हो। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डेफिनेशन के पर्पज से पूछा जा सकता है, डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट है, अल्फा से प्रदर्शित किया गया है। तो जब आप डायग्राम नहीं बना रहे तो बच्चों आप इसको नहीं लिखोगे एक लाइन को, ठीक है, अल्फा से प्रदर्शित किया गया है। तो बच्चों ये है हमारा दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये है नति कोण अथवा नमन कोण। पूरी की पूरी डेफिनेशन आप इसी से बना सकते हो। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी क्षैतिज दिशा के साथ एच के साथ जो कोण बनाती है उसे हम नति कोण अथवा नमन कोण कहते हैं। अगली डेफिनेशन दिक्पात के कोण की क्या है? देखो ये चुंबकीय अम्युत्तर है आपका और ये भौगोलिक अम्युत्तर है, तो इनके बीच जो बच्चों न्यून कोण बनेगा, इनके बीच जो कोण बनेगा जो कि न्यून कोण है वो होता है दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तीसरा क्वेश्चन बच्चों मैं आपको यहीं पर कराने वाला हूं, यहीं पर समझ ली, इसी से रिलेटेड है वो भी। भूचुंबकत्व के जो अवयव हैं, भूचुंबकत्व के कितने अवयव मैंने आपको बताए थे? 3 अवयव बताए थे। तो उन अवयवों में आपस में क्या संबंध है वो हमसे पूछा है। तो भूचुंबकत्व के अवयवों में आपस में क्या संबंध है बच्चों? आप सभी जानते हो यार, tan थीटा बराबर v अपॉन एच, tan थीटा बराबर v अपॉन एच, या थीटा बराबर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स v अपॉन एच। तो ये भूचुंबकत्व के अवयवों में आपस में संबंध है, थीटा बराबर tan इनवर्स v अपॉन एच। v क्या है? वर्टिकल और h क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो
जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इसको दो घटकों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो इसका होता है वर्टिकल कंपोनेंट या फिर कह सकते हो ऊर्ध्वाधर घटक, एक होता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक। क्लियर है बच्चों? तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। एक ही चीज थी यार, कुछ नहीं था, आप इसी से पूरी डेफिनेशंस को बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। और उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन भी यार इसी से रिलेटेड है शायद, या इसी से है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है? तो यार मैंने अभी बताया आपको, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, वहां पर नति कोण का मान कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो उत्तरी या दक्षिणी कोई भी ध्रुव हो, वहां पर नति कोण का मान या नमन कोण का मान बच्चों कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो 4 क्वेश्चन हो गए ना, तो एक ही चीज थे यार, कुछ नहीं था। स्क्रीनशॉट आपसे भी ले लीजिए इसका जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में ये, और वही क्वेश्चंस मैं आपको 70 कराने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। और जैसे हमारी ये सीरीज समाप्त हो जाएगी ना, उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। और बहुत सारे बच्चे सिलेबस को लेकर परेशान है, या सिलेबस को लेकर परेशान मत होइए, ज्यादा सिलेबस नहीं बचा हुआ है, ये सीरीज भी जरूरी है। ठीक है ना, सिलेबस तो आप कहीं से भी कवर कर सकते हो, बट ये सीरीज आपको कोई प्रोवाइड नहीं करने वाला। तो सिलेबस की टेंशन ना लो, हमारा भी न्यूक्लियस वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारी थोड़ी सी वेव ऑप्टिक्स रह जाएगी बस। चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिलेबस की वीडियोस थोड़ी जल्दी दूं। तो जो न्यूक्लियस वाला चैप्टर बच्चों, वो तो 2 वीडियोस और आएंगे, उसमें समाप्त हो जाएगा। एक में आपको रेडियो एक्टिविटी और दूसरे में न्यूक्लियर एनर्जी, दोनों को खत्म करा दूंगा। उसके बाद हमारा एक चैप्टर रह जाता है अर्धचालक वाला। उसके बाद हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स है बच्चों वो तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स बचेगा हमारा केवल। चलिए कोशिश करते हैं कि आपको जल्दी वीडियोस दें उनकी भी। यार एक तो बहुत ज़्यादा वीडियोज हो जाता है, धमाका सीरीज की वीडियोज या रिएक्शंस की वीडियोज हैं, तो आप भी समझदार हो, जो इंसान आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता है। चलो मैं थोड़ी सी और करूंगा कि आप सभी के लिए थोड़ी सी और मेहनत की जाए। 5वां क्वेश्चन बच्चों, आप इसको करने का प्रयास कीजिएगा। वैसे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर है? अगर मैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करूं तो ये पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिन्हें हम किसी शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव के पास लेकर जाते हैं तो ये उससे मामूली से प्रतिकर्षित होते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव के पास ले जाने पर ये उसकी ओर मामूली से आकर्षित होते हैं। अब इन दोनों के पदार्थ के जो परमाणु हैं, इनमें क्या अंतर है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट कर देना, यस सर हम इसका आंसर जानते हैं। और अगर नहीं पता है तो वो भी बता देना, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करा दूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो कुछ ना कुछ टास्क आप सभी को देना चाहिए जिससे कि आप उसको कर सको। चलिए बच्चे, 6वां क्वेश्चन क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। 6वां क्वेश्चन है बच्चों हमारा, लेंज का नियम किस संरक्षण नियम का पालन करता है? तो यार आप सभी को शायद इसका आंसर पता होगा। जो लेंज का नियम है, देखो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, वैज्ञानिक फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 2 नियम दिए, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। जो उनका द्वितीय नियम है बच्चों, वो लेंज का नियम भी कहलाता है। और लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण नियम का पालन करता है? तो वो है ऊर्जा संरक्षण नियम का। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। तो ये आज की 6ठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। 7वां क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करिएगा इसको। आरसी का विमेय समीकरण निकालिए। किसका बच्चों? हमसे पूछा है आरसी का विमीय समीकरण निकालिए। विमीय समीकरण निकालिए। अब समझना कैसे आप आरसी का विमीय समीकरण निकाल सकते हो। जहां पर आर इसने आगे बोला है प्रतिरोध है, और सी बच्चों हमारी धारिता है। ऐसे क्वेश्चन यार बहुत आते हैं, आपको समझना है बच्चों कैसे इनको किया जाता है। देखो आर की बात करूंगा मैं, तो आर का मात्रक क्या होता है, मैं उसी से इसको सॉल्व करने वाला हूं। आर का मात्रक बच्चों क्या होगा? आप सभी को पता है ओम होता है, और ओम को बच्चों क्या लिखा जाता है? वोल्ट प्रति एम्पियर। सभी को पता होगा इतना, तो यार इतना सारा पढ़ के आए हो, इतना तो पता होगा ना। और अगर मैं सी के मात्रक की बात करूं तो सी का मात्रक इज इक्वल टू क्या होता है? फैराड होता है। क्या होता है बच्चों? फैराड। और फैराड को हम लोग क्या लिखते हैं? कूलाम पर वोल्ट। क्या लिखा जाता है बच्चों? कूलाम, सी बराबर क्यू अपॉन वी, कूलाम प्रति वोल्ट। तो अगर मैं आरसी की बात करूंगा, विमेय समीकरण की बात कर रहा है, तो आरसी का मात्रक क्या हो जाएगा? आरसी का पहले मैं मात्रक की बात करूंगा बच्चों, तो आर का मात्रक आप क्या देख रहे हो? वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। और सी का मात्रक बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? कूलाम प्रति वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट। वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, क्या रह गया? कूलाम प्रति एम्पियर, यही तो रह गया इसका यूनिट। अब देखो कूलाम, अब मैं इसकी विमा निकालने वाला हूं, आरसी का विमेय समीकरण।
आरसी की विमा कह सकते हैं इसको। तो आरसी की विमा बच्चों क्या निकल के आएगी समझना अब। तो कूलाम की बच्चों क्या होती है 80 और एम्पेयर की क्या होती है बच्चों ए। तो ए से तो ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, ए से ए तो कैंसिल हो गया, क्या बची टी। तो ऐसे क्वेश्चन यार बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आरसी की। अब मैं आप सभी को क्वेश्चन दे रहा हूं एल अपॉन आर की विमा क्या होती है, एल अपॉन आर की विमा क्या होती है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे एल अपॉन आर की विमा क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 5 आपको करना है, छठे का ऊर्जा संरक्षण नियम हो गया, 7वें आरसी का विमीय समीकरण निकालना था बच्चों। तो आरसी की विमा मैंने आपको यहाँ पर निकाल कर बता दी कितनी हटी। और आप सभी के लिए टास्क है कि एल अपॉन आर की विमा क्या होती है मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए मिटा दूं इनको, चलिए मिटा देते हैं बच्चों। 3 क्वेश्चंस और कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, तो टोटल 7 क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो गए, 3 और मैं कराने वाला हूं। और ये 10 क्वेश्चंस बच्चा लोग आज ही तैयार कर लेना, ठीक है ना। उससे क्या रहेगा कि यार आपको साथ के साथ तैयारी होती रहेगी। अगर आपका सपना है अच्छा स्कोर करना तो यार मेरे साथ मेहनत करते रहो, अच्छा स्कोर ना हो तब बोलना आप सभी, ठीक है ना। चलिए बच्चों 8वां क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। हम 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये मैं पढ़ लेता हूं पहले। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है बच्चों आज का, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। ठीक है ना, यहां पर पूछते हैं इसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम। तो मैं यहां पर लेंज का नियम बताने वाला हूं, तैयार कर लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है लेंज का नियम। तो क्या लिखोगे बच्चों, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा, अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है, उस कारण का विरोध करती है जिससे कि यह स्वयं उत्पन्न हुई है, जिससे कि यह स्वयं उत्पन्न हुई है। यह है बच्चों आपका लेंज का नियम, स्वयं, जिससे कि स्वयं उत्पन्न हुई है। तो ये उस कारण का विरोध, अब देखो कोई भी सर्किट है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा जैसे उत्पन्न होगा तो किसी ना किसी रीजन की वजह से उत्पन्न होगा, तो जिस रीजन के कारण उत्पन्न हो रही है उसी का ये विरोध करती है। तो यही स्टूडेंट कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा, कुछ भी लिखकर आ सकते हो, दोनों में से प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि यह स्वयं उत्पन्न हुई है। और लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। अभी बताया था मैंने आप सभी को, याद हो गया होगा, तैयार कर लेना इसको, ठीक है। चलिए, और इस वीडियो का टारगेट है बच्चों मुझे 1500 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे, यार लाइक कर दिया करो, क्या जा रहा है यार आप सभी का। चलिए 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन है बच्चों, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा व मात्रक लिखिए। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, स्वप्रेरण गुणांक की, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा व मात्रक लिखिए। ठीक है बच्चों, देखो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। व मात्रक लिखिए। तो स्वप्रेरण गुणांक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आंसर मैं आपको बता रहा हूं कैसे लिखोगे। तो पहले हेडिंग बना लेते हैं यार, स्वप्रेरण गुणांक, अथवा इसको स्वप्रेरकत्व बोला जाता है, ठीक है ना, अथवा स्वप्रेरकत्व। अगर इस नाम से भी आ जाए तब भी आपको यही डेफिनेशन लिख के आनी है। इंग्लिश में लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। तो डेफिनेशन बनाने के लिए मैंने आपको वैसे तो पूरा टॉपिक पढ़ा दिया आपको, और मैंने आपको इसकी 2 डेफिनेशंस बताई थी बच्चों, अगर आपको पता है तो। एक तो मैंने आपको बताई थी N∅B बराबर Li, आप इससे इसकी एक परिभाषा बना सकते हो। कैसे बनाओगे बच्चों वो मैं आपको बताने वाला हूं। यदि I इज इक्वल टू 1 हो तो क्या हो, I बराबर बच्चों कितना हो, 1 हो तो अब इसको क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, इसलिए N∅B बराबर L। N∅B जानते हो क्या है, कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। डेफिनेशन कैसे बनाओगे
किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो। बहुत ईजी डेफिनेशन है, क्या कह रहे हो। चलो एक और डेफिनेशन जो बनाते हैं बच्चों वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। E बराबर माइनस एन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। सॉरी डेल्टा 5e अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना, डेल्टा 5e है, ठीक है। अब बच्चों देखो होने क्या वाला वो समझना थोड़ा सा। अब यहाँ पर n को अगर मैं अंदर लेके जाऊँ तो माइनस डेल्टा n 5e अपॉन डेल्टा टी, और n 5e आप यहाँ पर देख रहे हो किसकी इक्वल है, li के, तो मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा li अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस l हम आगे ले लेंगे डेल्टा i अपॉन डेल्टा टी। ये E बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया बच्चों, ये E बराबर आ गया। यदि थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो उसको करना चाहते हो तो L हमें निकालना है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, पूरा इधर ले आओ, माइनस E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। एक डेफिनेशन बच्चों हम इससे बनाते हैं। अगर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी का मान अगर हम 1 कर दें तो L इज इक्वल टू E, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल इसके डायरेक्शन को, ठीक है। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। तो सिंपल वाली डेफिनेशन तैयार कर लो, अगर आपको पता है तो वो डेफिनेशन भी लिख के आ सकते हो, चलेगा, लेकिन ये सिंपल है, आप आसानी से इसको लिख पाओगे, ठीक है बच्चों। तो लिखोगे किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो, ठीक है बच्चों, एकांक हो। ये हम डेफिनेशन सिंपल सी बना लेते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, N5e का बच्चों नाम क्या है, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, और इसका मात्रक होता है वेबर टर्न। वेबर किसका मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का। तो छोटी छोटी चीजें भी बच्चों आपको पता होनी चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो। अगर देखो बच्चों मैं यूनिट की बात करूंगा तो मात्रक आप यार इससे भी बना सकते हो। मात्रक अगर आप इससे बनाओगे तो इसका क्या बनेगा, E का क्या होता है वोल्ट, और डेल्टा I का क्या होता है एम्पियर, और डेल्टा टी का क्या होता है सेकंड, क्या होता है सेकंड आपके ऊपर पहुंच जाएगा तो वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, यही तो बनेगा ना बच्चों, यही तो बनेगा ना। और इसको बच्चों हम लिखते हैं हेनरी, इसको क्या लिखा जाता है, हेनरी। एक और चीज आप सभी को याद रखनी है बच्चों, अगर आपसे विमा पूछता है इसकी तो आप इसकी विमा भी निकाल सकते हो। देखो सारी चीजें पता होनी चाहिए, मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं बल्कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस को करा रहा हूं, ठीक है ना, वही चीज आपको समझनी है बच्चों। अब आप इसका विमा कैसे निकालोगे, देखो वोल्ट की विमा आपको नहीं पता है तो उसको चेंज कर सकते हो जूल प्रति कूलाम में, तो वोल्ट को मैंने लिख दिया जूल प्रति कूलाम, और इनटू सेकंड चल रहा है हमारे ऊपर, बटे नीचे क्या चल रहा है एम्पियर, क्या चल रहा है बच्चों एम्पियर। अब देखो जूल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ml की पावर 2 t की पावर -2, और सेकंड के लिए क्या होगा बच्चों t, क्या होगा t। कूलाम के लिए बच्चों क्या होता है at, क्या होता है at, और एम्पियर के लिए क्या होगा a। अब देखो t से एक t काट दूंगा मैं तो क्या बचेगा ml की पावर 2 t की पावर -2, यही तो कटा है, और a को ऊपर लेके जाओ a की पावर 2 को तो a की पावर -2। यह है बच्चों आपका विमा किसकी, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व की। तो यहां पर बच्चों मैंने आपको डेफिनेशन करा दी, दोनों डेफिनेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम दोनों से डेफिनेशन बना सकते हैं। यूनिट की बात की बच्चों तो आप सभी को छोटा सा चीज याद रखना है, हेनरी इसका यूनिट होता है। आपसे कहीं बार भी पूछा जाए कि स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरणांक का मात्रक क्या होता है तो बच्चों हेनरी होता है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब डिस्कस करेंगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। सभी बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया ना, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कर दो। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा व मात्रक, ठीक है, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी है और स्वप्रेरण गुणांक भी है, तो दोनों को अभी तैयार कर लेना। देखो यहाँ पर रट्टा नहीं मारना बच्चों, आपको समझना है। चलिए ऐसे ही हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा बना सकते हैं बच्चों, जैसे मैंने आपको स्वप्रेरण गुणांक की बताई है वैसे ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक की बनेगी।
ठीक है ना। अब देखो कैसे बनाओगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ लिखेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक की, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा व मात्रक लिखिए, परिभाषा व मात्रक लिखिए। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे लिखोगे, आंसर लिखोगे यहां पर आप अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व, अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, ये दोनों नाम है इसके। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो यार उसी की तरह लिख लेना, बस इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल की स्पेलिंग में बता दे रहा हूँ, MUTUAL। ठीक है, लिख लेना, इतने तो समझदार हो आप सभी, अंग्रेजी भी पढ़ते हो। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, देखो डेफिनेशन हम उसी की तरह बनाते हैं। यहाँ पर लिया जाता है बच्चों N2 phi2 इज इक्वल टू MI1। यदि I1 इज इक्वल टू 1 हो, कितना हो, तो N2 phi2 बराबर क्या हो जाता है बच्चों, M। N2 phi2 बराबर क्या हो जाएगा, M। तो देखो जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है बच्चों, इसमें दो कुंडलियां ली जाती हैं। तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो। बहुत इजी डेफिनेशन है। और सेकंड डेफिनेशन भी अगर आप बनाना चाहते हो तो यार बना सकते हो। E2 बराबर होता है हमारा माइनस, आप सभी को पता है यार, N2 डेल्टा phi2 अपॉन डेल्टा T। N2 phi2 की जगह मैं क्या यूज करूंगा बच्चों, MI1, तो वही चीज निकल के आ जाएगा यहाँ पर माइनस डेल्टा M, सॉरी अंदर ले लीजिए इसको, माइनस M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। आप इसी से पूरी की पूरी डेफिनेशन इसकी बना सकते हो। तो जो यार आपको इजी लग रही है, इससे मेरे अकॉर्डिंग इजी है, तो आप इसको लिख कर आना। क्या लिखोगे, दो कुंडलियों के बीच, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में, किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, संख्या के बराबर होता है। ठीक है, जबकि दूसरी कुंडली में, जबकि दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो, प्रवाहित धारा एकांक हो। देखो उसी की तरह डेफिनेशन है बच्चों, बस थोड़ा थोड़ा यार अंतर है इन दोनों में और कुछ भी नहीं है। तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि हमने दो कॉइल्स ले रखी हैं, तो एक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, दूसरी में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिता, यहाँ ये मतलब ना द्वितीय कुंडली, यहाँ पर प्रथम और द्वितीय कोई से भी ली जा सकते हो। तो डेफिनेशन जैसे मैंने लिखी वैसे ही लिख कर आना कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो। यूनिट बच्चों इसका जो उसका होता है वही इसका यूनिट होता है। आप सिंपल सा याद कर लेना, हेनरी, और इसकी भी विमा वही होती है जो हमारी अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। तो मैंने वहां पर निकालना बता दिया आपको, ml की पावर 2, t की पावर -2, a की पावर -2, ये हमारी विमा है किसकी, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। तो दोनों डेफिनेशंस सेम सी हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है बच्चों, वो तो आपको करना होगा। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो टोटल हमारे बच्चों अब तक 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 40 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो भी हम 4 दिन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया। तो यार कोर्स की टेंशन मत लो, जो चीज रह गई है वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, ऐसा नहीं कि उनको हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसके साथ साथ भी बच्चों बहुत सारी सीरीज में आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ। उधर धमाका सीरीज चल रही है हमारी विद्या चैनल पर, रिएक्शंस की सीरीज चल रही है, न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही है। तो यार सभी को मैनेज करना थोड़ा सा
टफ हो जाता है। और इसके साथ साथ अभी मैं कुछ टाइम से थोड़ा सा बिजी था, वो मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा आपके लिए बिग सरप्राइज है कि मैं कहाँ बिजी था, ठीक है। तो यार टेंशन मत लो कोर्स की, या फिर अच्छे से तैयारी की। जो हमने बोला है आप सभी से कि आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से कराएंगे तो कराएंगे, उसके लिए हमें चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अब मैं आपको आज से रेगुलर बेसिस पर वीडियोज दूंगा, आपको इसी की वीडियोस मिलेंगी, अदरवाइज आपको कोर्स की वीडियोस मिलेंगी। अनसोल्ड पेपर को हम थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं, अभी अनसोल्ड पेपर को भी थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि अनसोल्ड पेपर पर हम देख चुके हैं कि आपने इंग्लिश पर कितने अच्छे व्यूज देते हो, मैथ पर कितने अच्छे व्यूज देते हो। तो वहां पर मैंने देखा यार अनसोल्ड पेपर का जो क्रेज है आप सभी के अंदर थोड़ा सा कम है, इसी वजह से अनसोल्ड पेपर को हम लोग बाद में कराने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आज वीडियो आपको कैसी लगी यार कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो स्टूडेंट अनअकैडमी जो है वो आपका IIT JEE का परफेक्ट स्टडी पार्टनर है। यहाँ पर एवरी मंडे न्यू बैचेज स्टार्ट होते हैं और इंडियाज टॉप एजुकेटर्स स्टूडेंट आपको पढ़ाते हैं। बात आती है यहाँ पर फीचर्स क्या हैं, हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो घर बैठे आप लाइव क्लासेस ले सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज को एक्सेस करने के बाद आपके पास मौका होगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे बच्चों, बैच कोर्सेज हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा इंडिया टॉप एजुकेटर्स द्वारा। और स्टूडेंट मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं, आपका जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी और स्टडी मटेरियल जो मिलेगा बच्चों आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। और यहां पर देख सकते हो ये हैं इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर, नमो कौल सर, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको टीच करने वाले हैं। जितना भी कोटा का फैकल्टी है स्टूडेंट वो अब अनअकैडमी पर आ चुका है। न्यूक्लियस है, आपकी न्यूक्लियस अकेडमी आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, वो हमारा अनअकैडमी पर आ चुका। तो कोटा की टॉप फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है और आपको यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे यार। और यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट बैचेस फॉर JEE मेन एंड एडवांस्ड, JEE 2021, JEE 2022, JEE 2023, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश में है ये सारे के सारे बैचेस जो कि स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्ट होने वाले हैं। एवरी मंडे यहाँ पर न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं। तो आपके पास सुनहरा अवसर है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि स्टूडेंट 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा। आपके पास 28 फेब तक का टाइम है 10% डिस्काउंट पाने के लिए, और ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा कोड अप्लाई कोड, यहां पर कोड है हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेस, अगर आप ये लगाते हो स्टूडेंट तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस कोड को जरूर यूज करना, तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा।